शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी वितान भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे पाठ आलो आंधारी, जिसे लिखा है बेबी हालदार जी ने। पाठ पर चर्चा करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं, सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट शेयर बार बार होते हैं। तो यह जो पाठ है जो कि बेबी हालदार को लेकर के लिखी गई है और इसके रचनाकार भी स्वयं बेबी हालदार ही हैं और अपने जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है और ये उनकी पहली रचना है। और इस पहली रचना में ही उन्होंने बहुत लोकप्रियता प्राप्त की है। वैसे तो वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु उनकी जो कहानी है बहुचर्चित हुई है, इसलिए ये कहानी थोड़ी सी अरुचिकर प्रतीत होती है, क्योंकि जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उनके लिखने की जो विषय वस्तु होती है वह भिन्न होती है, परंतु इनकी विषय वस्तु भिन्न है, इसीलिए थोड़ा सा अरुचिकर सा प्राप्त होता लगता है। परंतु इसको रुचि प्रदान करने के लिए हमने पूरा प्रयत्न किया है और हम प्रत्येक पंक्तियों को पढ़ते जाते हैं। इसलिए पढ़ते जाते हैं ताकि उनके जो अर्थ हैं उन अर्थों को भी समझें और भाव को भी आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को आगे से। वह रात किसी तरह काट दी। सवेरे भोलादा ने कहा, तुम जहाँ काम करती हो वहाँ के साहब से बात करके देखो ना। अर्थात लेखिका का जो घर था जो कि बेजा कब्जा से बनाया गया था, उस घर को तोड़ दिया गया और उस रात किसी तरह लेखिका और उनके बच्चों ने काटी। और सवेरे हुआ तो उनका एक जो सहयोगी हैं जिन्हें वह भोलादा कहते हैं, उन्हीं के आग्रह पर यह कहा गया कि जहाँ तुम काम करती हो वहाँ के मालिक से बात करके देखो। मैंने सोचा ठीक ही तो कह रहा है, तातूस ने तो पहले ही कहा था। अर्थात लेखिका कहती हैं कि बात तो सही है। और वैसे भी तातूस वह अपने जिस नए मकान में काम करने जाती है उस मकान के मालिक को कहती है, तातूस ने तो पहले ही कहा था कि रहने के लिए वह मुझे जगह भी दे सकते हैं, एक बार बात करके ही देख लूं। मैंने उससे कहा, भोलादा तुम ही एक बार चलकर उनसे बात कर लो ना। मेरी तो कहने की हिम्मत नहीं होती। लेखिका अपने उस मुँह बोले भाई से आग्रह करने लगी और स्वयं की सामर्थ्य भी नहीं हो रही थी। भोलादा बोला, तो फिर चलो। मैं उसे लेकर चली आई और दोनों चलने लगे। वह बाहर ही खड़ा रहा और मैं भीतर गई। देखा कि तातूस अखबार पढ़ रहे हैं। जब उस नए मकान के मालिक के पास गए तो वह अखबार पढ़ते हुए नजर आए। मुझे देखते ही वह बोले, क्या बात है बेबी, रोज तो तुम ऐसी नहीं दिखती, तुम्हारा मुंह ऐसा सूखा सूखा सा क्यों है। मैंने उन्हें सारी बातें बता दी कि कैसे हम लोगों के घर बुलडोजर से तोड़ डाले गए और कैसे सारी रात मुझे बच्चों के साथ बाहर ओस में पड़े रहना पड़ा। मैंने उनसे कहा, मेरे साथ मेरी जान पहचान का एक आदमी आया है, आपसे बातें करना चाहता है। मेरी बात सुन तातूस फौरन बाहर गए और भोलादा से बातें कर मेरे पास आए और बोले, तो तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई। अर्थात लेखिका तो कुछ और ही उम्मीद कर रही थी और उनके उम्मीद के विपरीत ही उन्हें प्रश्न किया गया। वह अपने उस तातूस से बात करने में घबरा रही थी, परंतु यहाँ पर तातूस ने हिम्मत भरे वचन कहे। उन्होंने कहा कि तुमको रात को ही यहाँ चले आना चाहिए था। बच्चों को लेकर रात भर बाहर क्यों रही, तुम्हें रात ही में चले आना था। खैर अब बताओ कब आ रही हो। मैंने कहा, आप जब कहेंगे, अंधा क्या चाहे दो आँख। अर्थात लेखिका तो खुद चाहती थी कि इस प्रकार का उन्हें जवाब मिले और उनके आशा के अनुरूप ही जवाब मिला।
तातुस बोले, अभी आ सकोगी? मैं राजी हो गई और घर जा एक रिक्शे में अपना सामान लाद बच्चों के साथ आ गई। रास्ते में मैं सोच रही थी कि तातुस तो एक ही बार कहने पर तैयार हो गए, अब आगे पता नहीं क्या होगा। अब जीवन यापन करना है तो कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। तातुस ने छत पर एक कमरा मेरे लिए खाली कर दिया। उस कमरे में अपना सारा सामान जमा मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी। अर्थात जो कमरे लेखिका को दिया गया उस कमरे में उनकी जितने भी सामान थे उन सभी सामानों को वह जमाने में लग गई और उसके पश्चात खाना की तैयारी करने लगी। तातुस ने ऊपर आकर देखा तो हंसते हुए बोले, तुम आज खाना न भी बनाती तो चल जाता, नीचे तो काफ़ी खाना रखा ही है। मैंने कहा, तो क्या हुआ, रखा रहे, दादा लोग खाएंगे। तातुस बोले, रात को एक बार नीचे एक गरम गरम रोटी खिला सकोगी? अभी तक दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था। तुम जो खाना बना जाती थी उसी को रात में भी खाना पड़ता था। अब तो तुम यहीं आ गई हो तो दोनों समय गरम गरम खाना खिला सकोगी। अर्थात उनके जो तातुस हैं वह भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले खाना की जो व्यवस्था थी वह ठीक नहीं हो पाई थी और सुबह लेखिका उनके लिए जो खाना बना देती थी उसी को ही उनको रात में खाना पड़ जाता था। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। इसके बाद से मैं खाना वाना और अन्य सभी काम अपनी मर्जी से करने लगी। किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती। तातुस मुझे काम करते देखते तो कभी कभी कहते, बेबी तुम इतना काम कैसे कर पाती हो, सारा दिन काम करती रहती हो, थोड़ा आकर मेरे पास बैठो। मैं बैठ जाती तो पूछते, बच्चों ने कुछ नाश्ता वास्ता किया कि नहीं, तुमने कुछ खाया वाया, जाओ ऊपर जाकर बच्चों को खिलाओ, फिर जाकर अपना नाश्ता करना, जाओ जल्दी जाओ। इतनी देर हो गई और अभी तक उन्हें कुछ दिया नहीं। वह फिर कहते, यहाँ से थोड़ा दूध ले जाकर उन्हें दे दो। यहाँ आने के बाद से मेरे बच्चों को रोज़ आधा लीटर दूध मिलने लगा था। अर्थात कुल मिलाकर के लेखिका की जो जिंदगी थी अच्छी गुजर रही थी और साथ ही साथ वह अपने बच्चों का भी भली भांति पालन पोषण कर रही थी। तातुस ने एक दिन कहा, देखो बेबी, इस घर में पहले भी कई औरतें काम कर चुकी हैं, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली। वह फिर बोले, देखो तुम यह कभी मत सोचना कि तुम यहाँ बस काम पर लगी एक लड़की हो या यह घर किसी और का है, इसे तुम अपना ही समझना, मेरी कोई लड़की नहीं है, मैं तुम्हें अपनी लड़की जैसा मानता हूँ। अर्थात उनके तातुस की उनके ऊपर काफ़ी सहानुभूति थी। मैंने सोचा, भला यह भी कोई कहने की बात है, यह तो मैं ही जानती हूँ कि यहाँ आकर मैं कितनी सुखी हूँ। सभी हमेशा मेरा ख्याल रखते, कभी तबीयत खराब होती तो तातुस चिंता में पड़ जाते और मेरे कुछ काम स्वयं करने लग पड़ते। मुझे ज़बरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के पास भेज देते। डॉक्टर मेरी जांच कर दवा लिख देता और मैं उसकी पर्ची लाकर तातुस को दे देती। वह जल्दी से जाकर मेरे लिए दवा ले आते। दवा सिर्फ लाते ही नहीं बल्कि जिस समय जो दवा खानी है उसे निकाल कर दे भी देते और मेरे आनाकानी करने पर जबरन खिला देते। मेरे बच्चे बीमार पड़ते तब भी वह फौरन उनके लिए दवा ला देते। घर में काम करने वालों की इतनी अच्छी तरह रखे जाते मैंने कहीं नहीं देखा था। उनके यहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तेल, साबुन, खाना पीना, कपड़े वपड़े, किसी भी चीज़ का अभाव वे लोग मुझे नहीं होने देते। मैं सोचती कि इतने घरों में मैं काम कर चुकी, लेकिन इस घर के लोगों जैसा व्यवहार कहीं नहीं देखा। ऐसा लगता जैसे इस घर की सब कुछ मैं ही हूँ। पता नहीं इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग फिर मुझे मिलेंगे या नहीं। तो लेखिका का जो ख्याल था उस घर में
बहुत ही अच्छी तरह से किया जाता था। सभी प्रकार की वस्तुएं उन्हें दे दी जाती थी। तो ये सारी बातें सरल शब्दों में ही लिखी हुई है, इसलिए ज़्यादा इसे विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं। इस घर में मुझे सुख ही सुख था, फिर भी कभी कभी मेरा मन उदास हो उठता। कहते हैं ना, अपना घर अपना ही होता है। दूसरों के घर में चाहे कितना ही सुख क्यों न हो, फिर भी मन में एक खामोशी तो रहती ही है। 2 मास से मुझे अपने बड़े लड़के की कोई खबर नहीं मिली थी। तातू शायद यह समझते थे। एक दिन हठात उन्होंने पूछा, बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? तुम कभी जाकर उसे मिलती क्यों नहीं? 1 बार, 2 बार, 3 बार वह पूछे ही जा रहे थे और मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ देर बाद मुंह नीचा किए मैं बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि वह कहाँ रहता है। तातुस चौंक कर बोले, यह क्या बेबी, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा लड़का कहाँ रहता है? मैंने कहा, उसे जो लोग ले गए थे वे मेरे घर के पास ही रहते थे। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने यह तो बताया था कि वह किस जगह रहता है, लेकिन उन्हें उसके घर का नंबर ठीक ठाक मालूम नहीं था। उन्होंने जो जो नंबर बताए थे वहाँ मैं गई थी, 1 बार नहीं कई बार, लेकिन हर बार घूम फिर कर लौट आई। बस इतना भर सुना है कि उस घर के मालिक की यहीं कहीं दवा की दुकान है। अर्थात उनका लड़का उनसे कट करके अन्य जगह पर रहता था और बेबी उनके घर का ठीक ठाक पता नहीं प्राप्त कर पाने के कारण उनसे वह मिलने नहीं जा पाती थी। मैंने 2-1 लोगों से पूछा भी, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं। तातुस चिंतित होकर बोले, यहाँ तो दवा की बहुत सी दुकानें हैं। उस दिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। अगले दिन सवेरे मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, वे लोग जब तुम्हारे लड़के को ले जा रहे थे तो उसे छोड़ने से पहले उनसे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह जान समझ लेनी चाहिए था ना। तुम्हें पता है ऐसे में न जाने क्या हो सकता है। उनकी बात सुनकर मैं चुप रही। कुछ ही क्षण बाद वह बिना मुझसे कुछ कहे बाहर चले गए और 3-1 घंटे बाद लौटे। मतलब 3 घंटे करीबन पश्चात वह वापस आए। आते ही वह फ़ोन करने लगे। मैं किचन में खाना बना रही थी। मैंने सुना वह किसी से बातें कर रहे हैं और साथ साथ मुझे बुला रहे हैं, बेबी बेबी सुनो। मैंने सोचा वह इस तरह मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं जल्दी से उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वह फ़ोन पर बात किए ही जा रहे थे। बातें करते करते वह मुझसे बोले, लो बात करो। मैंने पूछा, कौन है, किसके साथ बात करूं? वह बोले, बात करो ना, देखो कौन है। मैंने फ़ोन कान से लगाया, पता नहीं कौन हलो हलो किए जा रहा था। मैं उसकी आवाज़ पहचान नहीं पा रही थी। कान पर से फ़ोन हटा। मैंने तातुस से पूछा, कौन बात कर रहा है? वह बोले, अरे तुम अपने लड़के को ही नहीं पहचान रही हो। मैं चौंक कर बोली, मेरा बाबू? मैंने फिर फ़ोन कान से लगाकर कहा, बेटा बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। वह बोला, माँ माँ कौन? बेबी। मैं बोली, हाँ बेटा मैं तेरी माँ। बेटा तू कैसा है? वह बोला, माँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मैं यहाँ अच्छी तरह हूँ। उसकी बातों से मुझे लगा मेरा लड़का अब बड़ा हो रहा है। उसकी आवाज़ भी बदल गई थी। 2-1 मास में ही वह कितना बदल गया था। उसे देखने की मेरी बहुत इच्छा होने लगी। तातुस भी समझ गए। उन्होंने पूछा, लड़के से मिलने जाओगी? मैं बोली, हाँ, देख लेती तो और भी अच्छा लगता। वह बोले, तो बताओ कब जाओगी? मैंने कहा, आप जब ले जाएं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा।